बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान के लिए बड़ा दिन आज है। पाकिस्तान ने श्रीलंका को टेस्ट सीरीज़ के अंदर शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की जानिब से इस टेस्ट मैच के अंदर अगर बात की जाए तो बड़ी ज़बरदस्त है। पहले बैटिंग का मुजाहरा किया गया पाकिस्तान की जानिब से। अब्दुल्ला शफीक ने डबल सेंचुरी स्कोर की। उसके साथ साथ उनका भरपूर तौर पर साथ दिया सलमान अली आगा ने। सलमान अली आगा ने सेंचुरी स्कोर की और जिस तरह हम बात कर रहे थे कि रिटायर हेड होने वाले सरफराज अहमद के बाद रिजवान बैटिंग करने आए तो उन्होंने भी 50 रन इस जो है जो इसमें सेंचुरी निफ सेंचुरी स्कोर की। और उसके साथ अगर हम बात कर लें टूर्नामेंट के हवाले से तो बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू रही है इसमें। हमारे साथ इसी हवाले से बात करने के लिए रियाजुद्दीन साहब मौजूद। रियाज साहब क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहज़ादा मोइन। देखें, मतलब ये कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एक हिस्ट्री जो है वो मैं समझता हूँ कि वो इंट्रोड्यूस की है और पाकिस्तान की टीम ने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। पाकिस्तान की अगर आप क्रिकेट की तारीख़ देखें तो बहुत कम ऐसे मौक़े हैं जब पाकिस्तान के बॉलर्स ने भी और बैट्समैनों ने और फील्डर्स ने सब ने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। अगर आप शुरू से इस मैच को देखें तो जो सबसे बड़ा कारनामा अंजाम दिया था वो सऊद शकील ने अंजाम दिया था, जो मतलब ये कि दुनिया की क्रिकेट की जो हिस्ट्री है 146 साल हिस्ट्री, उसमें उन्होंने मतलब एक संग मील को अबूर किया और 200 प्लस रन बनाए। इससे कबल 1971 में ज़हीर अब्बास ने 200 मतलब एक प्लस रन्स किए थे एजबेस्टन में ज़हीर अब्बास ने। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पहले मतलब ज़हीर अब्बास के बाद ये पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने जो है किसी मतलब दूसरे मुल्क में इतनी बड़ी मतलब एक इनिंग्स खेली और रिकॉर्ड कायम किया। सऊद शकील जो थे 2014 में वो पाकिस्तान अंडर 19 की टीम जिसने वर्ल्ड कप में शिरकत की थी उसकी उन्होंने क़यादत की थी। इसका मतलब ये है कि इनमें शुरू से एक ऐसा टैलेंट था जो आपने देखा कि उस टैलेंट का इजहार वो अभी तक करते हुए चले आए और उन्होंने जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी। और सबसे अच्छी बात जो मैंने पहले कहा कि देखें उसके बाद फिर अब्दुल्ला शफीक ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, आगा सलमान ने, और उसके साथ साथ शान मसूद ने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। फिर सऊद शकील का तो हम जिक्र कर चुके हैं। फिर हमारे बॉलर्स मतलब अबरार अहमद, नोमान अली, और अगर हम फास्ट बॉलर्स को देखें तो शहनशाह आफरीदी ने भी पहले मैच में पहला जो मैच था पहली जो इनिंग्स थी उसमें, इसी तरह नसीम शाह ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। और हम हमेशा ये कहते आते थे कि जी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में जो है कंसिस्टेंसी नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तानी की मतलब टीम ने काफ़ी अरसे के बाद वो शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया जो एक ज़माने में आपसे 10-20 साल कबल जब पाकिस्तान की टीमें जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया करती थी। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम ने इनिंग्स की शिकस्त दे के जो है वो एक संग मील को अबूर किया है और ये 222 रन और इनिंग की शिकस्त जो है बहुत बड़ी मतलब बात। पहले रियाज साहब है 576 रन स्कोर करना। पहले तो हमने 166 रन पर आउट किया श्रीलंका को, फिर 576 रन हमने बैटिंग में बनाए। सऊद शकील ने उम्दा इनिंग खेली, उसके साथ सलमान अली आगा ने, फिर रिजवान ने अच्छी इनिंग का मुजाहरा किया। अगर हम देखें तो बड़ा ज़बरदस्त रहा। और फिर जब हमारी बॉलिंग की बारी आई तो नुमान अली ने अच्छा परफॉर्म किया। जी बिल्कुल, देखें आप सरफराज अहमद जिनके चोट लग गई थी और वो रिटायर्ड हर्ट हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद आप ये देखें जब रिजवान आए तो उन्होंने भी उसी मतलब परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रखा और शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि मतलब कोई भी खिलाड़ी जो है ऐसा नहीं रहा जिसको हम ये कहें कि जी नहीं उसने बहुत कोई ख़राब परफॉर्मेंस पेश की है। अच्छा होता भी है कि जब ये लकीली बड़ा अच्छा होता है, हमारी टीम के साथ हमने अक्सर देखा है जब हालांकि ज़्यादातर तो ऐसा होता है कोई एक आध प्लेयर परफॉर्मेंस देता है और बाकी प्लेयर नहीं देते, लेकिन बहुत कम ऐसा हुआ हमारी टीम के साथ जैसा कि उन्होंने अब श्रीलंका के खिलाफ किया कि हमारे कमोवेश सारे ही प्लेयर मतलब अगर आप पहले टेस्ट को देखें उसमें भी और दूसरे टेस्ट में भी, बल्कि दूसरे टेस्ट में तो आप ये कहें जो 576 रन बनाना जो है ये एक बड़ा कारनामा है। फिर ये कि देखें जो श्रीलंका की कंडीशंस हैं वो काफ़ी मुश्किल थी। एक तो वहाँ गर्मी थी, फिर उसके बाद बारिश हो गई। ये बारिश में और इस ऐसे वेदर में जो बिल्कुल मतलब एक खिलाफ होता है किसी भी खेल के, उसमें सारी चीज़ों को मैनेज करके लेके चलना ये एक मतलब बड़ी बात होती है। और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है ये जो आइंदा जो मतलब साल आएंगे उसमें ये जो है
एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस जो है रहेगी हमेशा से। तो ये एक बहुत बड़ा कारनामा है जी। अच्छा, मैं इंट्रोड्यूस करवा दूं, इस वक्त हमारे साथ जावेद इकबाल भट्टी साहब भी मौजूद हैं स्टूडियो में, उसके साथ सुंदर मोबिन साहिबा भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे टेस्ट मैच के हवाले से। सबसे पहले अभी दोबारा जिस तरह याद साहब से बात हुई इस तरह जावेद साहब से भी बात करें। जावेद साहब, अगर हम देखें तो इस टेस्ट में हमने 576 रन स्कोर किए, स्ट्राइक रेट पाकिस्तान का माजी के मुकाबले में इस 2 टेस्ट मैचेस जो सीरीज खेली गई इसमें बड़ा जबरदस्त रहा। बहुत शुक्रिया अमन भाई। देखें, सबसे पहले तो ये जो पाकिस्तान जो तैयारी कर गया था स्ट्राइक रेट बढ़ाने की, जिस तरह से पाक बॉल जो नई इस्तेलाह हमने मुतारिफ कराई है क्रिकेट में पाकिस्तान ने, उस पर बिल्कुल पूरा उतरे। और सबसे खुशी की जो इस टेस्ट में बात है वो पाकिस्तान के जो मजबूत सतून थे, अब उन्होंने भी जो है रन्स का बोझ उठाना शुरू कर दिया है। पहले हमने 2 से 3 प्ले पर ट्राई करते थे, बाबर आजम स्कोर करेगा या ओपनर स्कोर करेंगे तो हमारे टोटल दोनों मैच में बाबर ने अच्छा स्कोर नहीं किया, जिसका म्यार है बाबर का। लेकिन सर इसी चीज की खुशी हो रही है, आपके जो और सतून है उन्होंने रन्स बनाना शुरू कर दिए हैं। देखिए जिस तरीके से अब्दुल्ला शफीक ने 201 रन की इनिंग्स खेली है और उसके बाद आगा सलमान ने 132 रन, इन दोनों प्लेयर ने। तो आप सिर्फ अंदाजा करें 576 में दोनों के रन निकाल दे तो कुछ नहीं बचता। लेकिन जिस तरीके से अब सऊद शकीला है, नए जितने भी प्लेयर आ रहे हैं वो रन्स करके दे रहे हैं, जो हमें जरूरत थी, रिक्वायर्ड था। हम सिर्फ बाबर पे लाइक करते यार बाबर ने स्कोर नहीं किया तो स्कोर नहीं बनेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह 576 रन का टारगेट सिर्फ 5 प्लेयर पे हमने इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। अगर हम डिक्लेयर ना करते हो सकता था आगा सलमान भी 200 रन कर देता, अपना रिजवान भी 100 कर सकता था, लेकिन हमने बिल्कुल सही टाइम पे डिक्लेयर किया। वही जो हमने पेशेंट को की थी कि चौथे दिन लंच या लंच से पहले खत्म हो जाएगा, इसी वजह से थोड़ा सा मैच लंबा चला गया। और इस मैच में बैट्समैन के साथ साथ बॉलर्स ने भी बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाई। रियाजुद्दीन साहब, इस 2 टेस्ट मैच की सीरीज में हमने देखा कि पाकिस्तान आईसीसी टेस्ट रैंकिंग वर्ल्ड का मुकाबला चल रहा था, और अब जो टेस्ट रैंकिंग है उसमें पाकिस्तान नंबर 1 हो गया है। तो माजी में अगर हम देखें तो कभी भी हमने फाइनल नहीं खेला टेस्ट का, तो कैसा लग रहा है अब आपको कि उम्मीद है कि बाकी पाकिस्तान को जितने भी टेस्ट मैचेस मिले हैं इस सीजन में, अगर उसमें कामयाबी पाकिस्तान हासिल कर लेता है तो फाइनल देखते हुए नजर आ रहा है मुस्तकबिल में? क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ भी खेलना है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ भी हमने सीरीज खेलनी है। शहजादा अभी मतलब ये टू अर्ली होगा, मुकम्मल वक्त होगी ये बात, इसलिए कि पाकिस्तान ने कमोबेश अभी 14 टेस्ट खेलने हैं, इसका मतलब 12 टेस्ट और खेल लें। अच्छा, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ इंग्लैंड में हो रही है, तो वहाँ ये देखना होगा कि कौन सी टीम जो है नंबर ऑफ़ मैचेस ज़्यादा जीती है, सीरीज़ जीती है। इसी तरह से हमें ये देखना होगा कि वेस्ट इंडीज़ और इंडिया का मुकाबला वेस्ट इंडीज़ में हो रहा है, तो वहाँ किसके कितने पॉइंट होते हैं। इस वक्त जो लेटेस्ट सिनारियो है उसमें पाकिस्तान ने 2 टेस्ट मैच खेल के इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, इंडिया और श्रीलंका के मुकाबले में सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हासिल किए हैं। लेकिन अभी तो हम नंबर 1 चल रहे हैं अब इस टाइम पे, बिल्कुल करंटली नंबर 1 चल रहे हैं। अभी जावेद भाई देखें, अभी तो हमने सिर्फ 2 मैचेस खेले, 12 मैचेस और खेले, और उनके ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वगैरह के 21 मैच हैं, इंडिया के 19 मैचेस हैं, तो उन्होंने तो अभी मतलब ये कि जो है दूसरा ही मैच उन्होंने खेला है। तो ये तो जब देखें ये साइकिल जो है 2023 से लेकर 2025 से मुकम्मल होगी, उसके बाद फिर फाइनल खेला जाएगा। और आपने बिल्कुल सही कहा, जो पॉइंट आउट किया सवाल के पाकिस्तान जो है 2 टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो गई है, उसमें पाकिस्तान जो है कभी भी तीसरी, चौथी, 5वीं पोजीशन में नहीं आया, बल्कि 7वीं पोजीशन पे आया, जबकि इंडिया जो है दोनों मरतबा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेला दोनों पहुंचा। और एक मरतबा न्यूजीलैंड की टीम पहुंची थी, तो न्यूजीलैंड ने जो पहला इसका साइकिल था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, उसमें भारत को फाइनल में हराया था। और दूसरे जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुई थी उसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया था, अभी जो लास्ट इंग्लैंड में हुआ था। तो अभी मैं ये समझता हूँ कि 2023 से 2025 तक बहुत जितनी दुनिया की जो बड़ी टीमें हैं उन्होंने सब ने अभी मैचेस खेलने हैं। लेकिन ये खुशाइन बात है कि पाकिस्तान ने मतलब जो आगाज़ है वो पॉइंट्स टेबल पे अपने सबसे ऊपर आगे एक बड़ा अच्छा आगाज़ किया है, लेकिन इसी लेगेसी को अब हमें आगे लेके चलना है। और जिस मतलब इस दोनों जिस तरह का कॉम्बिनेशन बन गया पाकिस्तान का, वर्ल्ड क्लास कॉम्बिनेशन बन गया, और उम्मीद है कि हमें पाकिस्तान इसी तरह से ऊपर जाएगा। और इसमें एक जावेद भाई एक सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे कि बाबर आजम ने, और आपने भी कहा कि जी बाबर आजम ने रन्स नहीं बनाए, तो देखें बाबर आजम नो डाउट दुनिया क्रिकेट का एक बहुत बड़ा बैट्समैन है, और उसने अपनी परफॉर्मेंस जो है इससे पहले उसको प्रूव किया है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। जैसे अभी जावेद भाई ने भी कहा कि कम से कम ये तो हुआ कि अगर आपका एक प्लेयर नहीं चल रहा है, सारा हमारा बोझ उसी पे था, सारा ध्यान उसी पे होता था, अगर वो चल गया तो ठीक है, वरना हमारा
हमारा जो सारे क्लैप्स कर जाते थे, तो वो एक खुशाइन चीज़ है कि अब हमारी मुझे लगता है कि हमारी जो क्रिकेट टीम है और इसके जितने भी खिलाड़ी हैं उनकी काउंसलिंग जो है मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी की, जिसने भी काउंसलिंग बड़ी ज़बरदस्त। चलिए इस पर मजीद भी बात करेंगे। सुंदर से मोबिन हमारे साथ मौजूद हैं, तीरंदाजी के प्लेयर हैं। सुंदर से क्या कहेंगे, तीरंदाजी का खेल जिस तरह मकबूलियत हासिल कर रहा है, हम देखते हैं कि मुख्तलिफ पैरेलल बॉडी भी बनी हुई है इसमें, लेकिन काम वो भी करती हुई नज़र आ रही है। फिर एथलेटिक जो बॉडी है वो भी काम कर रही है। प्लेयर्स कहीं पर भी जाएं खेल होता हुआ नज़र आ रहा है। अस्सलामुअलैकुम जी, बिल्कुल। जहां हम देखते हैं कि एक अगर पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव साइड हमेशा हर जगह मौजूद होती है, इसी तरीके से इस गेम में भी मौजूद है। लेकिन बात अगर की जाए कि पैरेलल बॉडी और एफिलेटेड बॉडीज़ की, तो इससे कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। कुछ प्राइवेटली काम कर रही हैं, कुछ साइड्स पे वर्क कर रही हैं अपना। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमें बच्चों पे काम करना है। हमें जो काम करना है, हमें आर्चरी प्लेयर्स निकालने हैं। हम बॉडीज पे काम नहीं करते, ये तो एसोसिएशंस का काम है, इदारों का काम है। अब इस चीज़ से अगर इस चीज़ को भी हम यानी एज अ इंस्ट्रक्टर, एज अ कोच अगर हम लोग वो करने लगे तो फिर इदारों का काम ही क्या रह गया। अब इदारों का काम यह है कि अगर कोई बॉडी काम कर रही है, बेशक वो पैरेलल बॉडी है लेकिन काम करती हुई दिखाई दे रही है, वो काम किसी और मुल्क के लिए नहीं, किसी और शहर के लिए नहीं, आपके अपने पाकिस्तान के लिए, आपके अपने शहर कराची के लिए कर रही है, तो आया इन चीज़ों को जो है पर्सनली रिजॉल्व करें। सबसे बेहतरीन काम यही होगा। अभी तो आप उसमें जहाँ तक देखा जाए प्लेयर्स सिर्फ आर्चरी प्लेयर्स की नहीं है, तो अभी देखा जाए मौजूदा दौर में कोविड के बाद वजूद में आया है। इससे पहले भी जितने गेम्स हैं, जितने प्लेयर्स हैं, उनके साथ यही प्रॉब्लम्स होती है कि अगर वो एफिलेटेड बॉडीज के साथ काम नहीं कर रहे लेकिन प्लेयर अच्छा है, तो लॉस जो है बेसिकली प्लेयर का हो रहा है, जो कि सेल्फ मेड है। वो अपनी मदद अपने तहत ही आगे बढ़ रहा है, उससे पीछे कोई भी फोर्स करने वाला नहीं है। इवन सपोर्ट तो दूर की बात है, उसका कहना चाहेंगे फाइनेंशियली जो एक खर्चा होता है जो है वो कैसे मैनेज कर रहा है, वो एक प्लेयर ही जानता है। सडनली अगर हम बात करते हैं कि एफिलिएटेड बॉडीज और पैरल इनसे, तो बेसिकली ये जो है ओलंपिक्स से रिलेट जितनी भी एसोसिएशंस मेंबरान हैं और जो कि फील्ड वर्क कर रहे हैं, ये इन्हें आया देखना चाहिए कि ये कोचेस और ये जो इंस्ट्रक्टर्स हैं ये किस बेस पे काम कर रहे हैं। अब मैं आर्चरी की इंस्ट्रक्टर हूँ, तो मुझे सिंध आर्चरी फेडरेशन की तरफ से मैंने कोर्स किया था। अब मेन चीज़ ये आती है कि उन्होंने मुझे एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया, लेकिन उन्हें सबसे बेहतरीन उनका काम यह था कि वो जब ये कोर्सेज लेवल 1 लेवल 2 जब वो किया जाता है, अनाउंस किया जाता है, इसकी आहंगाई करें। इसका बाकायदा एक प्रोसेस होता है जो कि कहना चाहिए एसोसिएशंस की तरफ से उनके जो दीगर जो ऑफिसर्स हैं इनकी तरफ से प्रोवाइड होना चाहिए। अब हम बात करते हैं अगर प्लेयर्स की, तो प्लेयर्स का तो हमारे यहाँ हाल ये है कि रिसोर्सेज ना होने के बराबर हैं। जैसे कि अगर मैं अपने विजिट की बात करूं, क्योंकि मैं बेसिकली पहले विजिट करती हूं, उसके बाद किसी चीज़ को अप्रूव करती हूं अपने स्टूडेंट्स के हवाले से भी और अपनी वर्कशॉप्स के हवाले से भी। मैं नहीं चाहती कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो अदरवाइज किसी और इंस्ट्रक्टर के पास या किसी और कोच के पास ट्रेनिंग लें, क्योंकि स्पोर्ट्स का हाल हमारी तरफ से इतना बुरा हो चुका है, या तो हरासमेंट केस हम फेस कर रहे होते हैं, या हम जो है कहना चाहेंगे दीगर मामला जो है मिस यूज होते हुए देख रहे होते हैं। अब मेन चीज़ ये आती है कि हम लोग यहाँ जो है बात करते हैं ग्राउंड की, बात करते हैं एवेन्यू की, क्लोज प्लेसेस, ओपन प्लेसेस हमारे पास दोनों अवेलेबल हैं। या ये सेफ है बच्चों के लिए? हमारे पास सवाल ये उठता है ये बिल्कुल भी अभी सेफ नहीं है। ज़्यादातर जितने भी केसेस हमारे पास देखने में आए, इवन गर्ल्स तो अब दूर हो गई, अब तो बॉयज़ भी इसी फेस को देखा जाए ट्रोल होते हुए दिख रहे होते हैं कि जहाँ उनको या तो ये बोला जा रहा होता है तुम आगे जब बढ़ोगे, जब तुम कहना चाहिए एक एवरेज अमाउंट होता है हर प्लेयर के पास, यानी हर नेशनल गेम्स और इंटरनेशनल गेम्स के लिए, लेकिन उनसे वो वसूल किया जा रहा होता है। पहले तो इस पे काम किया जाए। दूसरा बात आती है ट्रेनिंग पे कि वो बच्चा कहाँ जाके ट्रेनिंग करे, क्योंकि 2 घंटे का रास्ता करके बच्चा कहीं पे भी फिटनेस की ट्रेनिंग नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेंटली थक इतना चुका होता है, फिसिटेट हो चुका होता है, वो क्या प्रैक्टिस करेगा। इसका बेहतरीन हल है हमारे पास गवर्नमेंट्स स्कूल्स, गवर्नमेंट्स कॉलेजेस। हमें आया इस पे काम करना चाहिए। मैंने अभी बेसिकली एग्जामिनेशंस में मैं इन्वॉल्व थी काफ़ी, तो मैंने वहाँ देखा चाहे वो टेक्निकल इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो प्राइवेट डिग्री कॉलेजेस हों, चाहे वो कोई यूनिवर्सिटीज़ हों,
वहां पे सबसे ज्यादा स्पेस हमारे पास अवेलेबल है। अभी तक हम सिर्फ ग्राउंड्स पे बात कर रहे थे, हम में से किसी ने भी स्कूल्स कॉलेजेस का एरिया ही नहीं देखा। बेसिकली ये तो मैं कहना चाहिए, मैं एक बहुत बैकवर्ड एक वो हूँ कि मैं अपने बच्चों के हवाले से सोचती हूँ, मैं अपने प्लेयर्स के हवाले से सोचती हूँ। तो मैंने इस चीज पे रिसर्च की। आया ये एसोसिएशन का काम नहीं था, ये फेडरेशंस का काम नहीं था, ये जो इतने बड़े बड़े हमने ऑफिसर्स अपने स्पोर्ट्स के नाम से नामजद करवाए हुए हैं, इनका काम क्या है? बेसिक ये पता किया जाए जिस पे इनको जो है कहना चाहिए हमारे फंड्स दिए जा रहे होते हैं स्पोर्ट्स के नाम से दीगर एसोसिएशन। बिल्कुल सुनते इस पे मजीद भी बात करेंगे। रियाज साहब की तरफ आते हैं। रियाज साहब, अगर हम देखें दोनों टेस्ट सीरीज के अंदर तो बड़ा जबरदस्त पाकिस्तान की जानिब से बैटिंग का मुजाहरा किया गया। पहले टेस्ट मैच में सऊद शकील ने डबल सेंचुरी स्कोर की, फिर अब्दुल्ला शफीक ने जो है हमने देखा कि दूसरे टेस्ट मैच में सेंचुरी स्कोर की। इब्रार अहमद ने पहले टेस्ट के अंदर दोनों इनिंग में बड़ी जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया। फिर दूसरी टेस्ट मैच के अंदर हमने देखा कि इब्रार ने पहले इनिंग में अच्छी परफॉर्मेंस दी, दूसरी इनिंग में नोमान अली पाकिस्तान के लिए एक बड़ा रिकॉर्ड करने में कामयाब हुए, जिन्होंने 7 विकेटें दूसरी इनिंग में हासिल की। और फिर उनका भरपूर तौर पर साथ दिया नसीम शाह ने, जिन्होंने 3 विकेटें हासिल की। ओवरऑल इस टेस्ट पे अगर मुआवजा किया जाए तो हम देखते हैं कि पहली इनिंग में 166 रन पे हमने आउट किया, दूसरे टेस्ट में दूसरी इनिंग में हमने 188 रन पे आउट किया। पाकिस्तान की बॉलिंग भी क्लिक करती नजर आई, पाकिस्तान की बैटिंग भी क्लिक करती आई, और उसके साथ साथ अगर इस टेस्ट मैच में हम देखें तो बड़ी जबरदस्त जो है फील्डिंग का मुजाहरा इस टेस्ट मैच के अंदर किया गया। कितना वर्क करती हुई नजर आ रही है मिकी आर्थर की टीम, इस पे आप जरा नजर शांति करते हैं। देखिए शहजादा, बात यह है कि जब आपकी बैटिंग अगर आप पहले करते हैं और आपके बैट्समैन बहुत अच्छा टारगेट फिक्स कर देते हैं, तो उस पर फिर ये कि उसी तरह से जिस तरह से बैट्समैन अच्छी परफॉर्मेंस दी, जैसे उन्होंने 576 रन्स बनाए, तो आप ये देखें कि यहाँ पे ज़रूरत थी कि हमारे बॉलर्स पे इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं था, इसलिए कि आपका रन्स जो थे पहाड़ जैसे थे। जब आपके रन्स की सपोर्ट आपके बॉलर्स को मिलती है तो वो साइकोलॉजिकली जो है उनमें एक एतमाद आता है, वो अपनी गेंद जो है ज़्यादा अच्छी करते हैं। लेकिन शहजादा, अगर इसी जगह किसी भी टीम का टोटल जो है कम हो, जैसा कि आप देखें कि श्रीलंका पहली इनिंग्स में 166 रन पे आउट हो गई, तो उस पर उनका प्रेशर और बढ़ गया। अगर तो वो 350 या 400 रन बनाते तो शायद ये प्रेशर नहीं होता। तो जब आपकी मतलब कि बैट्समैनों ने, बैटर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो आप ये देखें कि आपके बॉलर्स को इत्मीनान मिला, उन्होंने भी फिर उसी तरह से अच्छी परफॉर्मेंस दी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जब बैटर्स जो हैं बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे देते हैं तो फिर बॉलर्स का काम जो है थोड़ा आसान हो जाता है। इसी तरह अगर पहली इनिंग्स में आप जो है बॉलिंग कर रहे हैं और सामने वाली टीम जो है वो बैटिंग कर रही है, अगर वो बहुत ज़्यादा रन बना ले तो फिर आपके बॉलर्स पे फिर प्रेशर आ जाता है। तो इस प्रेशर को सस्टेन करना होता है, चाहे वो बॉलर्स की सूरत में हो आपकी टीम, या आपकी टीम जो है वो बैटिंग की साइड पे हो। तो मैं ये समझता हूँ कि चूँकि इस मरतबा एक तो सबसे अच्छी बात ये थी कि जो जिस मतलब ये कि पाकिस्तान की टीम को जिस पैराए में मतलब ये कि उनकी ट्रेनिंग दी गई कि पाकिस्तान वे जो एक नया मतलब सब्जेक्ट के इंट्रोड्यूस किया गया था पाकिस्तान की टीम में कि जी आपने टेस्ट मैचेस में भी उसी तरह से खेलना है, आपने अपने स्ट्राइक रेट को जो है वो ज़्यादा लेके चलना है। तो आप ये देखें कि पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली मरतबा ये हुआ टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में पाकिस्तान की कि हमारा जो रन रेट था, अगर आप पिछले टेस्ट मैच को भी देखें तो एक मौके पे 4 जो स्ट्राइक रेट जो था 4 रन से ज़्यादा हो गया था। गो के मतलब आखिरी लम्हात में वो थोड़ा सा पीछे चला गया, लेकिन ये अच्छी बात थी कि आपने 4 से ज़्यादा उसको क्रॉस किया। इसी तरह से इस मैच में भी मतलब जब अब्दुल्ला शफीक खेल रहे थे उन्होंने ज़ाहिर है 200 रन बनाए, अपनी ये टेस्ट मैच जो है उन्होंने मतलब यादगार बना दी इनिंग्स। तो इसमें भी यही हुआ। फिर आपने कहा कि नोमान अली और अबरार, तो जब बॉलर्स को सपोर्ट मिलती है अपने बैटर्स की जानिब से इतना पहाड़ जैसा रन होता है तो उनको यहाँ पे पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करना चाहिए था। हाँ, अगर ये बॉलर्स इस सिचुएशन पे भी पॉजिटिव रिस्पॉन्ड नहीं करते तो फिर इसका सारा दूसरी चीज हो गई। जावेद इकबाल भट्टी साहब, थोड़ी सी बात थोड़ी देर पहले बाबर आजम के हवाले से हो रही थी। अगर हम इस 2 टेस्ट की बात करें और इसके अलावा भी टेस्ट मैचेस पाकिस्तान श्रीलंका की बात करें तो जय सूर्या जो स्पिनर है उसने मुतअद्दिद बार जो है आपके कप्तान बाबर आजम को आउट किया। 7 इनिंग में वो 6 दफा बाबर आजम को आउट कर चुके हैं। क्या बहुत ज्यादा वर्क कर जय सूर्या आए हुए हैं बाबर आजम के खिलाफ, क्योंकि बाबर लंबी इनिंग खेलते हैं? जी मोइन भाई, आपने बिल्कुल सही कहा कि बाबर तकरीबन 6-7वीं मरतबा जो जय सूर्या के हाथों ही आउट 7 इनिंग में 6 दफा वो बाबर आजम आउट कर दिया। पर बात जय सूर्या लगता है सारा नेट और सारा जो है ना उनका फोकस सिर्फ बाबर आजम पर है। बाबर आजम की एक विकेट
के बाद तो आपको पता उसे विकेट मिली ही नहीं है। बहुत यानी कि 52-53 रन करा लिए लेकिन कोई विकेट नहीं मिली। तो ये कह सकते हैं ये बड़ा प्लेयर है, आउट हो जाता, जाहिर है उस पर ज़्यादा मेहनत करता होगा। जैसे आप देखें अपना जो PSL होता है या कोई मैचेस हो रहा है, हमारा कोई लड़का PSL में बाबर को आउट करता है तो उसकी खुशी का कोई समा नहीं रहता। तो इसी मैं समझ रहा हूँ कि जयसूर्या सिर्फ बाबर आजम पे ही वर्क कर आता है और बाबर आजम उसको विकेट। अच्छा, लेकिन बाबर आजम ने थोड़ा सा अपना स्टाइल चेंज किया हुआ है इस पे। बैक फुट पे जाते पहले अपना पैड ले आते हैं, बैट उनका बाद में आ रहा है। 2 से 3 दफा मैं देखा हूँ इसी स्टाइल में आउट हुए। तो बाबर आजम को भी चाहिए इस पे थोड़ा वर्क करे, और बड़ा प्लेयर है, मैं नहीं समझता कि कोई उसके लिए प्रॉब्लम होगी। कई प्लेयर ऐसे गुजरे हैं जिनको एक बॉलर 6-6, 7-7 मरतबा आउट करता है। हमारे बॉलर्स भी ऐसे ही थे जिन्होंने एक प्लेयर को 6-6, 7 मरतबा आउट किया। ये हर प्लेयर के साथ होता है, ये कोई नई बात नहीं है। बाबर आजम इसमें बहुत जल्द काबू पाएगा और आगे देखेंगे कि वही बाबर होगा, वही बॉलर्स होंगे और स्कोर कर रहा होगा। अच्छा, स्कोर कर रहा होगा। क्या कहेंगे रियाज साहब, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मैच होना है वर्ल्ड कप का, बड़े इशूशे उसके चल रहे हैं। फिर इंडिया में अगर हम देख लें तो अब ये इम्कान किया जा रहा है जो मैच है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, वो एक दिन पहले अहमदाबाद में खेला जाने का इम्कान है। क्या कहेंगे, बहुत ज़्यादा इस टेस्ट मैच के हवाले से, इस वनडे मैच के हवाले से बातें हो रही हैं। वर्ल्ड कप के तमाम टिकट बुक हो चुके हैं, तमाम होटल बुक हो चुके हैं। क्या कहेंगे इस मैच के हवाले से? देखें शहजादा, पाकिस्तान और इंडिया के जो मैचेस हैं, पाकिस्तान मतलब इंडिया जो है हमारा रवायती हरीफ है और इसके मैचेस जब हुए हैं, जहाँ हुए हैं। अच्छा, ये सिर्फ इंडिया या पाकिस्तान में नहीं है ऐसा कि पाकिस्तान और इंडिया, अगर इंडिया और पाकिस्तान में खेलें तो इतनी मतलब ये कि लोग देखने आए और इतनी लोग जो है मतलब इतना इंटरेस्ट लें। पाकिस्तान के मैचेस और इंडिया के मैचेस दुनिया में किसी भी शहर में हों, वहाँ पे इंडियन और पाकिस्तानी इतने हैं कि वो पूरा स्टेडियम भरा होता था। अभी लास्ट ICC वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया में मौजूद था तो मैंने ये देखा कि मेलबर्न में कमोबेश पूरा मतलब ये कि स्टेडियम जो था इंडियंस और पाकिस्तानियों से भरा हुआ था। तो ICC को भी इससे बड़ी कमाई होती है। और पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस जो हैं, जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसा रवायती हरीफ है, उनसे ज़्यादा मतलब ये कि पब्लिक जो है ग्राउंड में आती है। और देखें, चूँकि रवायती हरीफ हैं इसलिए दोनों मुल्कों के शायकीन जो है उनका पैशन जो है वो क्रिकेट है और वो क्रिकेट को देखना चाहते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इंडिया में एक बड़ी तादाद ऐसी है जो पाकिस्तानी टीम को मतलब ये कि उनके मैच को देखना चाहती है। इसी तरह पाकिस्तानी भी हैं जो इंडिया के मैच को अपने मतलब ये कि सामने ग्राउंड में बैठ के देखना चाहते हैं। लेकिन ये और बात है कि इंडिया ने वो मौके हमें फराहम नहीं किए। लेकिन आप ये देखें कि इंडियंस का भी आप रिस्पॉन्ड देखें पाकिस्तान और इंडिया के मैच के हवाले से कि वो वहाँ पे ग्राउंड में, आपने जैसा खुद कहा कि वो टिकट भी मतलब सोल्ड आउट हो गए हैं और मतलब होटल्स भी जो हैं सारे बुक हो गए हैं। तो ये एक मतलब ये क्रिकेट की हिस्ट्री में ऐसा आपको बहुत कम मिलेगा। अगर आप तारीख उठा के देखें तो ऐसा गो के देखें, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में जो उनके आम मैचेस, टेस्ट मैचेस या वनडे मैचेस किसी से भी होते हैं तो वहाँ पब्लिक होती है उनकी, या तो इंग्लैंड के लोग होते हैं या फिर ऑस्ट्रेलिया के पब्लिक होती है। लेकिन यहाँ तो ये है कि आपका मैच चाहे मेलबर्न में हो, सिडनी में हो, दुबई में हो, ओवल में हो, एजबेस्टन में हो, या मतलब ये कि कहीं भी हो दुनिया के किसी मुल्क में, तो वहाँ पे इंडियन और पाकिस्तानी पूरा इंटरेस्ट लेते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये क्रिकेट की कामयाबी है और पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से क्रिकेट कामयाबी है। और इंडिया को एक लफ्ज़ और कहूँगा कि इंडिया को कम से कम इससे सबक सीखना चाहिए कि उनका अपना शहर जो है उसके पूरे शायकीन जो उमट के आ गए हैं, तो वो कम से कम इसी तरह का पॉजिटिव रिस्पॉन्ड पाकिस्तान के लिए भी दे और यहाँ आए और खेले, ताकि बिल्कुल और ज्यादा पाकिस्तान के सपोर्टर भी अपने ग्राउंड पर जाकर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मैच को देख सकें। जब साहब इसी पे आते हैं, क्योंकि अहमदाबाद में जो मैच खेला जाना है वर्ल्ड कप का, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान और इंडिया का, और जिसके लिए शायकीन क्रिकेट बड़े बेताब नजर आ रहे हैं। पता ये भी है कि जहां पर होटल्स बुक हैं वहां पर अस्पताल भी बुक नजर आ रहे हैं इंडिया के अंदर। तो ओवरऑल कैसा देख रहे हैं अगर एक दिन पहले ये मैच हो जाता है तो? मोइन भाई, असल मसला देखें, मुख्तलिफ ज़राए से पता चला इंडिया की जो सिक्योरिटी एजेंसी हैं उन्होंने रिपोर्ट दी है एक इंडियन बोर्ड को कि 15 अक्टूबर को जो है नवरात्रि का एक त्यौहार आता है हिंदुस्तान में, वो मनाया जाएगा। उस त्यौहार के दौरान जो है पूरे अहमदाबाद को सिक्योरिटी दरकार होती है। तो उनकी सिक्योरिटी ने कहा है कि अगर इस त्यौहार वाले दिन ये मैच होता है, असल मसला इन्हें खौफ है हार का। अगर उन्होंने कहा कि अगर इंडिया हार जाता है उस दिन मैच, तो बड़े पैमाने पर हंगामों का खदशा जाहिर किया गया है। यही वजह है कि इंडियन चाह रहे हैं, इंडिया की एजेंसी ने रिपोर्ट दी है कि बजाय 15 के 14 को ये मैच करवा लिया जाए त्यौहार से एक दिन पहले।
तो ये सारी चीजें तो और वहां पे हंगामे हो। नहीं सर, वो त्यौहार से पहले वो चाह रहे हैं कि ये मैच हो जाए, अगर उसके बाद अगर हार भी या जीत भी जाए, त्यौहार तो दूसरे दिन है। जब तक जो उन्होंने वहां इंतजाम किए, जो लोग फॉरनर आए होंगे या दूसरे मुल्कों से प्लेयर आए होंगे और जो होटल्स बुक है वो जा चुके होंगे, तो एजेंसियों ने ये कहा असल मसला है एक दिन पहले मैच कराने का इंडिया को। उनको अपनी एजेंसियों पे एतबार नहीं, अपनी सिक्योरिटी पे एतबार नहीं है उनका। अब ये देखें, ये अगर उन्होंने कहा है तो उसको सवालिया निशान लग जाता है कि आप पूरा वर्ल्ड कप कैसे करवाएंगे एक त्यौहार की वजह से। जो है इतना बड़ा मैच एक दिन पहले आप करवाने जा रहे हैं, आपने ये मशवरा दिया है इंडियन क्रिकेट बोर्ड को, तो कोई ना कोई तो रियाज भाई वजह होगी। तो इसका मतलब ये है कि आईसीसी और इंडियन क्रिकेट बोर्ड, जो इंडिया के लोग वहां इन्वॉल्व हैं, उनकी ये मिसमैनेजमेंट है कि इतना बड़ा आईसीसी मतलब वर्ल्ड कप हो रहा है और आपने मतलब इतने अहम मैच आ रहे दिन, 1-2 साल पहले से सारे इसके इंतजाम होते हैं और शेड्यूल के आने में भी आपने देखा कि इसमें बहुत टाइम लग गया। जैसा कि आमतौर पे हमने देखा कि वर्ल्ड कप जो होते हैं उसका शेड्यूल जो है काफी पहले आ जाता है, इसका शेड्यूल तो बिल्कुल अभी आया है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ की जो चाहे सिक्योरिटी इदारों हैं या मतलब जो मैनेजमेंट कमेटी है, इसका मतलब इस सिलसिले में बिल्कुल फेल हो गई कि उन्होंने पहले से सारी चीजों को फोर्स ही नहीं किया और कोई मार्जिन और प्रोविजन नहीं रखा। और एट द 11th आवर जो है अब वो कह रहे हैं कि एक दिन पहले मैच होगा। वो तमाम चीजें अपनी जगह कि उस मैच में रिजल्ट क्या होगा और शायकीन की तवज्जो क्या है, लेकिन अगर हम बारीक बिनी से इसको देखें तो इसमें मिसमैनेजमेंट है और इसमें जो है आईसीसी की मैं समझता हूँ ये सुबकी है और इंडियंस की भी है। क्योंकि देखें आईसीसी में भी इंडिया का डोमिनेशन है, ज्यादातर लोग जो है उनके इंडिया के हैं। इसी तरह एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी इंडियंस जो है वहाँ पे छाए हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने की जो मतलब जितनी भी प्लानिंग थी वो फेल हो गई और ये देखना पड़ेगा कि मतलब आइंदा जो है आप बाकी जो है मैचेस किस तरह किस तरह के गुफ्तगू करेंगे रियाजुद्दीन साहब और जावेद इकबाल भट्टी साहब है, क्योंकि इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। बिल्कुल वक्फे से पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे अपने टेस्ट मैच के हवाले से मजीद भी बात करते हैं, लेकिन थोड़ी सी बात हम कर लें चीफ सेलेक्टर के हवाले से, क्योंकि अब तक किसी का नाम सामने नहीं आया है। जो कमेटी बनी है उसने ये ज़रूर कहा है कि मशवरात के बाद जो है हम चीफ सेलेक्टर का ऐलान करेंगे या फिर जितने जो क्रिकेटर्स हैं हमारे पास उनसे जो राय लेकर हम टीम मुंतखब करते देंगे। बड़ा अहम मौजू है ये। रियाज साहब की तरफ आते हैं। रियाज साहब क्या कहेंगे चीफ सेलेक्टर के हवाले से, क्योंकि हम देखेंगे एक दफ़ा फिर वसीम साहब का नाम आ रहा है जो लैपटॉप चीफ सेलेक्टर के लिए जो है उनका नाम बड़ा सरगर्म होता हुआ नज़र आ रहा है। उम्मीद यही है कि शायद वो चीफ सेलेक्टर बनकर सामने आ जाए। लैपटॉप उनको चीफ सेलेक्टर कहा जाता है, क्योंकि दूसरी तरफ अगर देखें तो इकबाल कासिम ने माजरत कर ली है चीफ सेलेक्टर के ओहदे से। कैसा देख रहे हैं आप? समझ रहे हैं कि या फिर जो एक बहुत बड़ा नाम मोहम्मद हफीज़ की सूरत में सामने आ रहा है उन्हें आप चीफ सेलेक्टर बनते हुए देख रहे हैं? देखें शहजादा, इसमें तो हफीज़ भी हैं और इंज़मामुल हक भी हैं, मुश्ताक भी हैं इस लाइन में, और मिसबाहुल हक तो खैर हैं ही, वो तो तमामी ऑप्शन को खुले हुए हैं। बल्कि उन्होंने एक ओहदा तो मतलब कबूल कर लिया, लेकिन वो उसका कोई मुआवजा उन्होंने लेने का मना किया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, देखें पाकिस्तान में मतलब जो मामलात हैं, हालात हैं फेडरेशंस के या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, इसमें जो है आप कोई भी चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह से आपने ये देखा कि जैसा हम सब ये कहते थे कि जी वो लैपटॉप मतलब कोच हैं या सिलेक्टर हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि उन्होंने अच्छा टाइम निकाला। रह गई बात जो आपने इकबाल कासिम की थी, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए इसी तरह के संजीदा लोगों की और जो लोग उसूल पसंद हैं उनकी ज़रूरत थी, जैसा कि इकबाल कासिम साहब हैं। और ये लोग भी मतलब अब चीज़ को समझ गए हैं कि यार ऐसा मतलब जो सिस्टम है, जो बोर्ड का तरीक़ाकार है या फेडरेशनों का जो होता है, तो इस तरह ऐसे लोग जो होते हैं जो उसूल पसंद होते हैं और मेरिट पे होते हैं, वो फिर इन हालात में इन ओहदों को लेना जो है पसंद नहीं करते। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन के लिए इकबाल कासिम जैसी ही शख्सियात की ज़रूरत है। बाकी तो देखें जितने भी नाम लिए, जैसे हम इंज़मामुल हक कहते हैं, मुश्ताक है, या आपने हफीज़ का नाम लिया, ये लोग तो खुद मतलब चाह रहे हैं कि ये बने। तो जब आदमी का अपना एक इंटरेस्ट होता है तो वो फिर डिलीवर जो है दूसरे तरीके से करता है। लेकिन जब आदमी जो है सिर्फ मेरिट पे होता है और वो ना चाहे और उसको फिर मतलब आप लेके आते हैं ऑनर के साथ, तो फिर वो जो है काम करता है। मैं ये समझता हूँ कि अगर वसीम भी बनते हैं, देखें हम लोग तो काफ़ी अरसे से मतलब ये तमाम चीज़ें
चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन होना ये चाहिए कि सही जगह पर सही मतलब आदमी की इंतखाब होना चाहिए। अगर वो है, अगर पाकिस्तान क्रिकेट के हक़ में बेहतर है या बोर्ड के चेयरमैन समझते हैं, जो भी उनकी मैनेजिंग कमेटी अगर वो समझती है कि जी वसीम जो है, खान जो है वही इसके लिए बेहतर है, तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि किसी के कोच या सिलेक्टर होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बात, दो छोटा मोटा फ़र्क तो पड़ता होगा, बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता, इसलिए कि देखें ये जो क्रिकेट है ये एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस का खेल है। आप अगर मतलब ज़्यादा रन्स बनाएंगे, आप ज़्यादा विकेटें लेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली आपने आना हो जाएगा। सिर्फ देखें 5 या 10% ऐसा होता है जिसमें सिलेक्शन कमेटी का किरदार होता है, वरना लड़के तो खुद अपनी इतनी परफॉर्मेंस दे देते हैं से वापस आते हैं। मजीद इस पे भी रियाज साहब बात करेंगे। बात। जावेद इकबाल भट्टी की तरफ आते हैं। जैसा भी जिस तरह सिलेक्शन की बात हो रही है, सिलेक्शन कमेटी की, और फिर अगर हम देखें सेलेक्टर के हवाले से अगर हम बात कर लें तो रिवायती अगर माजी में देखें तो बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि रिवायती जो है कमेटी बनी है और वही टीम का इंतखाब करती है। लेकिन दो बड़े इवेंट है, एशिया कप और फिर वर्ल्ड कप। क्या समझते हैं कि रिवायती सिलेक्शन कमेटी अगर काम करे वो ज़्यादा बेहतर है या बाकायदा तौर पर चीफ सिलेक्टर मौजूद हो? मोइन भाई देखें, इसको आप गवर्नमेंट के तनाजुर में देखें, नजम सेठी, जका अशरफ के तनाजुर में देखें, जिस तरीके से सियासत आई है जब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, अब आप देखें कभी ऐसा आपने सुना कि उस प्लेस को कह रहे हैं चीफ सिलेक्टर बनने का, उसने मना कर दिया, उसको कह रहे हैं उसने मना कर दिया। हफीज़ से लेके इकबाल कासिम तक आ जाएं, मुश्ताक तक आ जाएं, इंजमाम तक आ जाएं, ये कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। देखें इसकी सबसे मेन वजह है कि मुल्क में इलेक्शन होने वाले हैं। कोई भी नहीं चाह रहा है कि मैं चीफ सिलेक्टर बनकर आऊं और कमज़ोर तरीन चीफ सिलेक्टर बनूं। आपको पता है सियासत का बहुत अमल दखल हो गया क्रिकेट बोर्ड में, तो हर कोई प्लेयर चाह रहा है कि अगर मैं आऊं तो आगे, क्योंकि बहुत अहम इवेंट आ रहे हैं, एशिया कप आ रहा है, वर्ल्ड कप आ रहा है, तो कोई भी अपने ऊपर ये दाग नहीं लगवाना चाहेगा कि सपोज करें खुदा ना खास्ता कोई मैच हार जाते हैं, जीत जाते हैं, तो वो इतनी सी कम मुद्दत में आकर, और सपोज करें अगर वो आ भी जाता है, कल को गवर्नमेंट बनती है, गवर्नमेंट बनते ही उनका बंदा अपना आ रहा होगा चीफ सिलेक्टर, तो इसे तो सीट खाली करनी पड़ेगी। ये समझे कि अब ये सियासी मसला बन गया है। सियासत की वजह से कोई भी जो प्लेयर्स है, साबिक प्लेयर, वो चीफ सिलेक्टर नहीं बनना चाह रहा। सबसे पहले देखे राशिद लतीफ से ऑफर हुई थी, उनने भी मना कर दिया, हफीज ने मना कर दिया, इकबाल कासिम ने मना कर दिया। असल मसला सियासत का, जब तक अब सियासी गवर्नमेंट, मजबूत गवर्नमेंट नहीं आएगी, कोई भी चीफ सिलेक्टर नहीं बनेगा। ये रवायती कमेटी चलती रहेगी जो आपको नजर आ रही है, और जो चेयरमैन बनाया है जका अशरफ साहब, ये ऐसे ही चलते रहेंगे। जैसे ही निगरान गवर्नमेंट आएगी, अब उसको देखकर जो हो सकता है कि चीफ सिलेक्टर कोई बनने को राजी हो जाए। अभी भी कोई जो अच्छा प्लेयर, हमारे अच्छे प्लेयर हैं, वो क्यों नहीं बनना चाह रहे? पहले तो इस पोस्ट के लिए हर कोई लाइन में खड़ा होता था, आपने सिर्फ इशारा किया और उसने फौरन आके हलफ उठा लिया और ये ओहदा कबूल कर लिया। अब आप जितने भी हमारे सीनियर प्लेयर हैं, वो चीफ सिलेक्टर बनने से क्यों डर रहे हैं? सारी वजह ये, जब से ये सेठी और जका अशरफ साहब का मसला आया, सियासी माहौल पीसीबी आया, ये सारे जो भाग रहे हैं नजर आ रही है। जी जावेद भट्टी साहब ने बिल्कुल सही बात की, सही पॉइंट रेस किया। देखें पूरी इंटरनेशनल क्रिकेट में भी आपकी जो है सुबकी हुई है कि 7 महीने में आपने 3 बोर्ड के चेयरमैन, और जो इंडिया अब जो आपके साथ ये हाइब्रिड मॉडल और ये सलूक कर रहा है, वो भी इसी वजह से कर रहा है कि आप खुद अंदरूनी तौर पे मजबूत नहीं है, तो उसको मौका मिला है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और हमारे तमाम जितने भी मुख्तदिर लोग हैं, हल्के हैं, उनको अब ये देखना चाहिए कि रियाज भाई, इससे पहले हमने कभी नहीं सुना किसी को अगर कहा चीफ सिलेक्टर था उसने इनकार किया हो। फौरन से पहले आ जाता है। पहला मौका ऐसा आ रहा है, पहला मौका आ रहा है, 5 से 6 प्लेयर ऐसे लड़ाई मना कर रहे हैं, लड़ाई में कोई भी कदम बढ़ाने को तैयार नजर नहीं आ रहा। वो इसलिए बिल्कुल सही कहा, पॉइंट आउट भी सही किया। देखें हमारे यहाँ इलेक्शन होने वाले हैं, हम लोग कोई मतलब पॉलिटिकल एनालिस्ट तो नहीं है, लेकिन जो नजर आ रहा है, लेकिन सर जो नजर आ रहा है वो तो कहेंगे इलेक्शन सियासत खुद ही तो लेकर आए बोर्ड में। इलेक्शन में अब कुछ नहीं पता कि कौन सी हुकूमत आती है। जाहिर है चूंकि यहाँ पे हमेशा आप देखें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहती है, तो जो भी पॉलिटिकल मतलब पार्टी आएगी वो जाहिर है अपने लोगों को लेके आएगी। तो ये बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि अब लोग नहीं चाहते कि यार वो आए और 2-4 महीने में पता बिल्कुल इस पे मजीद भी बात करेंगे। इस हवाले से बड़ा अहम मौजू है चीफ सिलेक्टर के हवाले से। सुंदस की तरफ चलते हैं। सुंदस, जहां पर एकेडमीज हम देखते हैं कि बहुत कम नजर आ रही है तीरंदाजी की खेल के लिए, कुछ एकेडमीज जरूर मौजूद है, फिर नेशनल कोचिंग सेंटर पे हम देखते हैं, फिर केएमसी पे बाकायदा तौर पर, फिर नया नाजाबाद पे अगर हम देखें तो तीरंदाजी सिखाई जा रही है बच्चों को। तो एकेडमीज कम है लेकिन खिलाड़ी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं इस खेल के अंदर, क्योंकि अगर हम देखें कि तीरंदाजी में हम देखते हैं कि छोटे बच्चों से लेकर वालिदैन तक इस खेल को जो है सीखना चाहते हैं।
बात तो बिल्कुल ठीक है कि एकेडमीज बहुत कम है। असल में इसके लिए जो एवेन्यूज और एकेडमीज के लिए जो हमें प्लेटफॉर्म्स चाहिए वो हमें सेफली चाहिए। हम ओपन इन्वायरमेंट्स में अभी जहाँ पे भी हो रहा है वो ओपन इन्वायरमेंट्स में हो रहा है। अगर आप केएमसी की बात करते हैं तो केएमसी का आप इन्वायरमेंट देखें तो उसके नियरेस्ट ही एक पूल है। सो अगर आप टाइमिंग उसको मिस करते हैं, क्योंकि एक ऐसा वो एवेन्यू है जहाँ पे कोई भी कभी सब पूल की सफाई के लिए किसी न किसी काम के लिए अवेलेबल हो सकता है। इन केस अगर स्टूडेंट्स वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अभी कोई ऐसे हमारे उसमें हादसात नहीं सामने आए, लेकिन हम ये डिपेंड करके नहीं बैठ सकते कि अभी नहीं आए तो कल भी नहीं आएंगे। हम कल के लिए हमें आज ही तैयार होना पड़ेगा। अब पूल में अगर किसी भी कंडीशंस को फॉलो करते हुए वहां कोई मौजूद है और एरो शूट होता है और उसको लग जाता है तो उसके प्रॉब्लम कौन फेस करेगा? प्लेयर करेगा, अथॉरिटी मेंबर्स करेंगे। अब नए नाज़िमाबाद की भी अगर बात की जाए तो नए नाज़िमाबाद में भी जो हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है वो जो है वो भी ओपन है, वहां पे बाकायदा आमो दरख्त है। बेसिकली ये इन्वायरमेंट इनके लिए सूटेबल नहीं है। जहां तक हम बात करें नेशनल सेंटर्स की तो वहां पे भी जो इन्वायरमेंट ऐसी है, वहां और प्लेयर्स जो हैं बाकायदा प्रैक्टिस करते हुए दिखते हैं, एथलीट्स हैं, जिम वहां पे बना हुआ है, बास्केटबॉल है, सब कुछ वहां पे अवेलेबल है। लेकिन वो एरिया जो है कहीं से भी तीरबाजी या आर्चरी के लिए पॉसिबल नहीं। लेकिन सूरज कहाँ जाएंगे? जब तीनों जगहों की आपने बात की, तीनों जगहों के अंदर हम देखते हैं कि स्पेस चाहिए होता है तीरंदाजी के लिए, क्योंकि जहां पर हम मारेंगे तो उसके लिए 70 मिलीमीटर जरूर होती है। लेकिन इन 3 जगहों के अलावा कोई ऐसी जगह नजर नहीं आती जहां पर इस एरिया का डिस्टेंस हो। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है। इसके लिए मैंने खुद से पर्सनली विजिट किए, स्कूल्स किए, जहां मैंने पहले अपने उसमें आपको बताया कि मैंने इसके लिए स्कूल्स विजिट किए। गवर्नमेंट स्कूल्स में हमारे पास बहुत प्रॉपर जो है डिस्टेंस और एक इन्वायरमेंट मौजूद है, क्योंकि स्कूल्स की कहना चाहिए जो उनकी वो है एरिया है वो इतना कोई वसी है कि उस पर हम एक आर्चरी का वो भी आराम से कर सकते हैं। इवन आर्चरी क्या, आप डिफरेंट टाइमिंग में उसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हो। गवर्नमेंट स्कूल्स इस कहना चाहिए शहर कायद में और ओवरऑल पाकिस्तान में हर जगह अवेलेबल है, और एक कहना चाहिए प्राइवेट स्कूल से ज्यादा वो रखते हैं, स्पेस रखते हैं। तो हमें ये यूटिलाइज करना चाहिए स्पेस। अब हम ग्राउंड की बात करें, हम कहें कि हमें हुकूमत ये प्रोवाइड करे, ये चीज हो गई पुरानी। अब हम करें नए टाइम पे बात, नई चीजों की। स्कूल्स अवेलेबल है, स्कूल्स यूटिलाइज नहीं हो रहे, गवर्नमेंट स्कूल्स बिल्कुल खाली पड़े, चंद आध बच्चा पढ़ने आ रहा है, बिल्कुल वहाँ एजुकेशन वहाँ होती है जहाँ बच्चे को एंटरटेनमेंट मिल रही होती है। बच्चा कोई ऑफिशियल या पब्लिक डीलिंग नहीं करता, इसलिए बच्चे को हमेशा एंजॉयमेंट चाहिए। इवन पढ़ाई में भी आप बाहर चले जाए, हम फॉरेनर्स जगहों की बात कर रहे होते हैं, हम कह रहे होते हैं दुबई, इटली, फ्रांस, A to Z एरियाज हम गिनवा रहे होते हैं कंट्रीज, तो वहाँ पे बेसिकली एजुकेशन कैसे प्रमोट की जा रही होती है। चाइना की अगर हम बात करते हैं तो चाइना में 3 साल तक बच्चे को पढ़ाया ही नहीं जा रहा होता, क्योंकि उसे बेसिक्स बताई जा रही होती हैं। वो अपने एंटरटेनमेंट के साथ अपनी बेसिक्स को कंप्लीट करते करते फिर वो कहीं एजुकेशन सेक्टर को कवर कर रहा होता है। हमारे यहाँ बच्चे को बोला जाता है जब पढ़ गधा बन, यानी कहना चाहिए डोंकी, एक स्टूडेंट में कोई फर्क नहीं है हमारे मुल्क में। बेसिकली जब आप बच्चे को एक फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे उसके मतलब की, तो बच्चा आपको मुल्क में अपना नाम बनाता हुआ भी दिखेगा, आपको उसका एफर्ट्स दिखेगा, आपको उसका कहना चाहिए वो दिखेगा कि वो कर क्या रहा है। और आपने जो इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज बना के पाकिस्तान में बेसुध छोड़ दी हैं, इसका क्या है? ये कहना चाहिए किसी की जेब से तो नहीं आई है, ये मेरे और आपके और दीगर जो लोग हैं उनके टैक्स से ही बनी हुई है ना, तो उसे कैसे यूटिलाइज करेंगे? यूटिलाइज करने का रीजन वो ही नहीं पता है यहाँ पे पर्पस। अब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की, तो बेसिकली हमें ओपन इन्वायरमेंट, हमें एकेडमीज नहीं चाहिए, हमें सेफ इन्वायरमेंट चाहिए। जहां हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स में सबसे बेसिकली ये है कि ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में इसलिए नहीं डालना चाहते क्योंकि अब जो है माशाल्लाह हर तीसरा बंदा कोच है, जबकि ऐसा पॉसिबिलिटी होती ही नहीं है कि आपने सीखा, आप जाके बोले मुझे आता है, मैं कोच हूं, मैं इंस्ट्रक्टर हूं, इसकी बाकायदा ट्रेनिंग, उसकी कहना चाहिए पूरा A to Z आपके पास रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए। आपको क्या पता है कि सामने वाला जो आपको सिखा रहा है वो सेफली मेंटली लेवल का है कि आप अपने बच्चे को इजीली उसके लिए 2 घंटे 3 घंटे के लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ दो। ये यहाँ हमारे पास जो है काफी ऐसे केसेस फेस करने को आते हैं जहाँ बच्ची जा तो रही होती है,
बच्चा जा तो रहा था लेकिन आगे बढ़ने के चांसेस नहीं होते, वो सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करता हुआ फैमिली को दिख रहा था, फिर वो बैकवर्ड करता है। बिल्कुल बैकवर्ड करता है। बड़ी ज़बरदस्त बात कही रियाजुद्दीन साहब। अगर हम पाकिस्तान टीम की बात कर लें, पाकिस्तान शाहीन की बात कर लें, तो पाकिस्तान शाहीन भी ऑस्ट्रेलिया रवाना हो चुकी है, ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है। पाकिस्तान शाहीन की क़यादत रोहिल नज़ीर कर रहे हैं। मुस्तकबिल में आप कैसा देख रहे हैं? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नौजवान खिलाड़ियों को ग्रूम करता हुआ नज़र आ रहा है, खासकर विकेट कीपर बैटर्स को ज़्यादा जो है वो तरजीह दे रहे हैं। हमने देखा है मोहम्मद हारिस पाकिस्तान शाहीन की क़यादत करते नजर आए, जिसने इमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान को ट्रॉफी जिताई। उसके साथ अब रोहिल नज़ीर पाकिस्तान टीम की क़यादत करेंगे। फिर माजी में हमने देखा जिस तरह जो है जिम्बाब्वे के दौरे के लिए जो है अहमद बट टीम की कप्तानी कर रहे थे, वहाँ पर हमने 3 कप्तान चेंज हुए उस टूर के अंदर। फिर जिस तरह कप्तानी जो है अब देख रहे हैं कि विकेट कीपर बैटर्स के हाथों में जाती हुई नजर आ रही है। मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है नौजवान खिलाड़ियों में ग्रूम करता हुआ विकेट कीपर को क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि विकेट कीपर पर ज्यादा फोकस है पाकिस्तानी टीम का। देखिए विकेट कीपर पूरी टीम में एक ऐसा खिलाड़ी होता है, उसकी पोजीशन ऐसी होती है, अगर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मर हो विकेट कीपिंग के साथ साथ, अगर वो एक अच्छा बैटर भी हो तो ये एक प्लस पॉइंट होता है। और विकेट कीपिंग की जो पोजीशन होती है वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ से पूरा ग्राउंड उसके सामने होता है और वो पूरे टोटल टाइम को उसकी जो फील्डिंग प्लेस है वो चेंज नहीं होती, बल्कि वो एक ही जगह खड़े होकर सारी चीज़ें मॉनिटर कर रहा होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि विकेट कीपर का कप्तान होना टीम के हक में ज़्यादा बेहतर होता है। और मेरे ख्याल से लकीली पाकिस्तान के पास जो मतलब विकेट कीपर आ रहे हैं वो अच्छे बैट्समैन भी हैं। अच्छा देखें, हर दौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या कोई भी क्रिकेट बोर्ड हो, उसकी कोशिश होती है कि अपने जो इमर्जिंग खिलाड़ी हैं या जो नए खिलाड़ी हैं, नौजवान हैं, उनको ग्रूम करने की कोशिश करें। लेकिन आप इस हकीकत से मतलब वो नहीं कर सकते कि जो PSL है उसने पाकिस्तान की क्रिकेट में एक इनकलाब बर्पा किया है, इसलिए कि खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म मिला। उन्होंने जो है आप देखेंगे 2016 में ये शुरू हुई थी और 8 एडिशन, मतलब इस दौरान पाकिस्तान के जो है नए नए खिलाड़ी आपने देखा कि सामने आए। अगर आप माजी में चले जाएं तो प्लेयर्स तो आपको मिलते थे, सॉलिड प्लेयर मिलते थे, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन इस तादाद में नहीं मिलते थे। अब आपके पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि नौजवान खिलाड़ियों की भी एक लॉट है और एक एक पोजीशन पे 2-2, 3-3 खिलाड़ी आपके पास हैं। रियाज भाई मेरा सवाल सुनिएगा, रियाज भाई, ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। ये जितने भी प्लेयर्स को चांस दे रहे हैं, विकेट कीपर्स को चांस दे रहे हैं, शाहीन्स में जितने भी जा रहे हैं, ये वही प्लेयर्स जा रहे हैं जो आजम खान के साथ खेल रहे थे अफगानिस्तान के खिलाफ जो सीरीज़ थी। आया कि आप आजम खान को कहाँ देख रहे हैं? वो विकेट कीपर बैट्समैन नहीं है, T20 का प्लेयर नहीं है। उसे एक भी टूर में ना जिम्बाब्वे में रखा, ना श्रीलंका में रखा, ना एशियन सीरीज जो खेलने जा रहे हैं उसमें, उसके बारे में आजम खान को क्यों नहीं है? वो भी तो विकेट कीपर बैट्समैन है ना। देखिए मैं ये समझता हूँ कि आजम खान इन प्लेयर्स के मुकाबले में आजम खान को ही सबसे पहले चांस भी दिया, उस पर एतमाद भी किया, उसको मौके भी मिले, लेकिन ये उसकी किस्मत थी कि 1-2 मैचेस में तो उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी और दुनिया को हैरान कर दिया। लेकिन बिल्कुल ही अगले मैचेस में आप देखें कि वो बिल्कुल मतलब उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ज़ीरो हो गई, ना सिर्फ बैटिंग में हुई बल्कि उसके साथ साथ उसकी विकेट कीपर की हैसियत से भी उसकी परफॉर्मेंस जो है ख़राब हुई। तो जब कोई एक खिलाड़ी जो है अगर मतलब 2 मतलब ऑलराउंडर है और अगर दोनों मतलब शोबों में ख़राब परफॉर्मेंस पेश करता है तो वो टीम के लिए नुकसानदेह होता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह की परफॉर्मेंस अब जो है मतलब आजम खान मुख्तलिफ दुनिया की जो लीग्स हो रही हैं उसमें दे रहे हैं, तो बहुत जल्द उनका वक्त आएगा कि वो जो है तो सर शामिल हो। जितने प्लेयर हैं रियाज भाई हम इन्हें ग्रूम करने के लिए भेज रहे हैं ना, ग्रूम करने के लिए कि इन्हें तजर्बा है इंटरनेशनल खेलने का, वो लीग्स खेल रहा, तो आपको चाहिए था कि किसी भी टीम में डाल के, टीम में डाल के किसी भी जैसे दौरा और जिम्बाब्वे हो गया, श्रीलंका हो गया, अब ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, तो उसको लाजमी साथ रखना चाहिए। पता नहीं आजम खान को क्यों नहीं रखा। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अब वक्त आ गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, उसकी सिलेक्शन कमेटी को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और आजम खान जिन्होंने मतलब अगर आप देखें 2-4 साल पहले या पिछली PSL देखें उसमें भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था, तो अब ये वक्त है कि जब आजम खान ने मुख्तलिफ दुनिया की लीग्स में एक मरतबा फिर अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है, तो अब उनका जो है हक बनता है। फिर ये कि आप उसको इग्नोर इसलिए भी नहीं कर सकते
करेंगे कि अभी उसकी एज कोई ऐसी नहीं है, अभी तो वो बिल्कुल नया नया ज़ाहिर टीम में आया है और उसके पास अभी काफ़ी वक्त है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब जो है सिलेक्टर्स को यकीनन इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। आपने सही पॉइंट आउट किया है, हम भी इस चीज़ को समझते हैं और सिलेक्टर्स को भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि जब एक नौजवान जो है उसने वापस मतलब है कि अपनी परफॉर्मेंस को मैनेज कर लिया है तो उसको मेरे ख्याल से टीम में जगह उसको अच्छा रियाज साहब, एशियन गेम्स के लिए जो पाकिस्तानी टीम का ऐलान हुआ है उसमें हम देखते हैं कि तमाम ही वो प्लेयर्स को शामिल किया गया है जो फ्लॉप होते हुए पाकिस्तानी टीम की जानिब से खेलते हुए नजर आए थे। अब उस लड़कों को बाकायदा तौर पर एशियन गेम्स से जो टीम कासिम अकरम जिसकी क़यादत करेंगे उस टीम के अंदर रखा गया। खुशदिल शाह की बात करें, आसिफ अली की बात करें, बड़ा भरोसा था पाकिस्तान सिलेक्टर को कि ये परफॉर्म करेंगे पाकिस्तान टीम की तरफ से। कुछ मैचेस में ज़रूर किए लेकिन शायद उनकी किस्मत साथ देती भी कौमी टीम के अंदर नजर नहीं आए। फिर वो एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तान एशियन गेम्स के लिए सिलेक्ट हुए। आप समझ रहे हैं कि इनसे बेहतर यही था कि हम डोमेस्टिक में जो लड़के अच्छा परफॉर्म कर रहे थे उन्हें टीम में शामिल कर लिया जाता। शायद मेरा ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास अब इतने प्लेयर्स हैं और ये एक तरह से जो आपने कहा ना कि इन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस सही नहीं थी लेकिन इनको मौका दिया, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक लास्ट चांस के तौर पे दिया। चूँकि यहाँ पे एशियन गेम्स हो रहा है तो एशियन सतह के मतलब खिलाड़ी होंगे, एशियन कंट्रीज़ होंगी और इसमें वो ज़ाहिर है इंग्लैंड नहीं होगा, न्यूजीलैंड नहीं है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, जनूबी अफ्रीका नहीं है। तो यहाँ पे कम से कम एक दफ़े और उनकी परफॉर्मेंस जो है उसको देख लिया जाएगा कि आया ये एशियन सतह पर भी अपनी परफॉर्मेंस पेश करते हैं या नहीं करते। और अगर इस एशियन गेम्स में उन्होंने जो है परफॉर्मेंस पेश नहीं की तो फिर जो है यकीनन उनके जो है सिलेक्शन पे गौर किया जा सकता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी अच्छी बात है कि अब एक एक पोजीशन पे हमारे पास काफ़ी प्लेयर्स हैं, तो उसकी जो अपॉर्चुनिटी थी वो उन्होंने अवेल की है। और चूँकि यहाँ पे देखें जैसे मैंने पहले कहा कि ऑस्ट्रेलिया नहीं है, इंग्लैंड नहीं है, जनूबी अफ्रीका नहीं है, तो वो टीमें नहीं है एशियन सतह पे, इसीलिए उनको मतलब मौका दिया है कि इनकी परफॉर्मेंस चेक हो सके। इसी पे मजीद भी बात करें, जिस तरह जावेद साहब आजम खान के हवाले से बात कर रहे थे, दूसरी तरफ अगर हम फास्ट बॉलिंग का शोबा देखें तो मीर हमजा बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं क्वालिटी क्रिकेट के अंदर। वहां पर मोहम्मद अब्बास भी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। मीर हमजा भी जिस तरह आजम खान को तरजीह नहीं दे रही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसी तरह मीर हमजा को भी तरजीह देती हुई नजर नहीं आ रही। क्या कहेंगे मीर हमजा के हवाले से? हाँ, मीर हमजा के बारे में वही तहफ़्फ़ुज़ात है जो आजम खान के बारे में है, लेकिन यह है कि मीर हमजा को मेरे ख्याल जिम्बाब्वे के खिलाफ चांस दिया था। जिम्बाब्वे के खिलाफ अब एशियन गेम्स में नहीं है, वो काउंटी क्रिकेट खेलने में मसरूफ है। वो काउंटी क्रिकेट खेल रहा है। तो ये मकसद ये है कि जो नई इंतज़ामिया है या हमारी जो कमेटी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो बड़े हैं, जो ये देख रहे हैं कि जिन प्लेयर्स को हमने मुस्तकबिल में खिलाना है और ग्रूम करना है, जब आप उन मैन प्लेयर्स को आपको लगता है कि मीर हमजा मुस्तकबिल में पाकिस्तान की जानिब से खेलते हुए नजर नहीं आ रहा? नहीं, मुझे तो नजर आ रहा है मीर हमजा खेलेगा। वो लेफ्ट आर्म बॉलर है, बहुत जबरदस्त बॉलर है, उसकी परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी, डोमेस्टिक के ग्रास रूट लेवल से है, ना कि कोई पैराशूट से है, वो खेलेगा पाकिस्तान। अभी ये है कि हमारे पास पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जो फास्ट बॉलर्स है उसकी तो लाइन लगी हुई है, आप एक हटाएं तो एक। लेकिन जिस तरीके से वहाँ मोहम्मद अब्बास परफॉर्म कर रहा है, वो अपना मीर हमजा कर रहा है, आजम खान लीग्स में परफॉर्म कर रहा है, तो यही तो हमारे पाइपलाइन में होने चाहिए। इनको ही तो ए टीम के साथ होना चाहिए, वहीं से ग्रूम होकर आएंगे। जिस तरीके से सुनील गावस्कर ने जो इंडिया हमसे हारी है, उन्होंने बहुत तनकीद की उस टीम पे कि भाई ये डग आउट था जो हमारी बैकबोन है, जो हमारी टीम में आना था। तो इसी तरीके से जो हमारे ये 2-3 प्लेयर हैं काउंटी खेल रहे हैं या लीग्स खेल रहे हैं, तो आपको चाहिए उनको चांस दें, ना कि आपने चले हुए कारतूस जो है वो साथ भेज दिए। अब आप उनसे खुशदिल शाह हो गया, आसिफ अली हो गया, क्या नाम है, अख्तर नाम है, हैदर अली हो गया, आपने इनसे क्या काम लेना? उन्होंने जो काम कर रहे थे उन्होंने काम कर लिया। अरे भाई जो नए लड़के आ रहे हैं, जो परफॉर्म कर रहे हैं, उनको सामने लेकर आए। और जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, मुझे एक भी लड़का नजर नहीं आ रहा जो आपने टीम में डाला हो। सारे वही हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर खेल रहे हैं, या इसका आगे या उसका आगे, सारे वही आ रहे हैं। ये बस शहजादे भाई ये नजर यही आ रहा है, जो इनका मंजूर नजर है उन्हीं के टीम में नाम होता है और वही हर जगह का टूर कर रहे हैं। और ये तो अच्छा हो गया कि हम इमर्जिंग ट्रॉफी जो एशिया कप है वो जीत गए, तो थोड़ा सा एतमाद और बहाल हो गया लड़कों का। अब वहां जा रहे हैं, वहां देखिए अल्लाह खैर वहाँ क्या करते हैं। सुनने से जिस तरह बात हो रही थी तीरंदाजी की, अगर हम देखें तो स्कूल में अगर देखें तो स्कूल की छुट्टियां बच्चों की ख़त्म हो रही हैं। कोई ऐसा एफिलेटेड ग्रुप जो है वो स्कूल की सतह पर जाके वर्कशॉप कराए बच्चों को, तो ऐसा उम्मीद नज़र आ रहा है आपको? उम्मीद तो नज़र नहीं आ रही। रीज़न ये है कि इक्विपमेंट्स की बहुत ज़्यादा कमी है हमारे पास। जो करवा रहे हैं वो बेसिकली जो है 2 बोर्स या 3 बोर्स पे जो हैं करवा रहे हैं, और बच्चों की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जैसे स्कूल की छुट्टियां क्लोज होती हैं तो सबके अपने अपने जो है
मसरूफियात भी शुरू हो चुकी होती हैं क्योंकि सब जॉब पर्सन हैं एंड अदर्स जो हैं जो स्टूडेंट्स हैं कहीं पे वो फिर अपनी अकेडमी उसको टाइम दे रहे होते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा हल यही है कि ना पहले तो प्रॉपर स्कूल्स अपने सेटअप बनाएं ताकि एक आर्चरी ही नहीं ओवरऑल जैसे हम अभी बात कर रहे हैं क्रिकेट के बारे में तो इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में हम दूसरे गेमों के हवाले ठीक है, आने वाले वक्तों में दूसरे गेम पे भी तवज्जो देते हुए नजर आएंगे और वर्कशॉप कराते हुए नजर आएंगे। सुंदर मोबिन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे, पाकिस्तान का सब हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन है। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन की इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।